जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आज की जो क्लास रहेगी दोस्तों, वह आपके नेवी एमआर और नेवी एसएसआर और प्लस में एक क्लास आर्मी जीडी और ट्रेडमैन, इन दोनों के लिए क्लास रहेगी। तो सभी विद्यार्थी क्लास में बने रहे और 30 प्लस आपके एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपको लिखते हुए चलना है। तो बढ़ते आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में क्या दिया गया, ये देखिए भाई साहब, शानदार लाइन दी गई है। प्रश्न पूछ रहा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे बोलते हैं। यहां पर लाइन चेंज है। अगर यहां पर प्रश्न पूछ ले भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर, तो भारत का जो मैनचेस्टर है वह कहा जाता है अहमदाबाद को। लेकिन अगर पूछे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो याद रखना कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। उसके बाद में भारत का मैनचेस्टर पूछे, भारत का मैनचेस्टर, तो याद रखना आपके अहमदाबाद। लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो क्या बताओगे? कानपुर। और कानपुर किस नदी के किनारे है? अगर कानपुर आपसे पूछ ले कौन सी नदी के किनारे है, तो नदी याद रखना यहां पर आपके गंगा नदी। और अगर प्रश्न पूछ ले कि कन्नौज कौन सी नदी के किनारे? कन्नौज, तो कन्नौज याद रखना आपके राम गंगा नदी के किनारे। कन्नौज शहर, जैसे एक शहर मिलेगा कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा, जो महानदी के किनारे है। तो ये नदी शहर आपको पेपर में कई बार आते हैं। भारत का मैनचेस्टर कपड़ा क्षेत्र में बहुत फेमस है, लेकिन सूती वस्त्रों की राजधानी पूछे, राजधानी, तो याद रखना आपके क्या बताओगे? मुंबई। ये देखो एक प्रश्न में कितनी बातें छिपी हैं। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर तमिलनाडु कोयम्बटूर। सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जबकि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट है। वाराणसी आपके उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे, जिसका प्राचीन नाम था बनारस, जिसे घंटी एवं घाटों का नगर कहा जाता है, जो नरेंद्र मोदी का एमपी क्षेत्र से यहां से चुनाव जीतते ही है। इन चार ऑप्शन में से नवाबों का शहर कौन है? नवाबों का शहर, तो याद रखना लखनऊ, जो कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे पड़ता है लखनऊ। ये बाकी बातें सुन लेना, एक बात, दूसरी और तीसरी, ये तीन बात पक्का कॉपी में जरूर लिखना। उत्तर भारत, दक्षिण भारत और भारत का मैनचेस्टर। कई बार क्या होता है, मैनचेस्टर शब्द नहीं आता, मैनचेस्टर की जगह शब्द दे देगा आपको बोस्टर या बोस्टन। तो बोस्टन भी और मैनचेस्टर इंग्लैंड के दो प्रमुख बड़े कपड़ा क्षेत्र है, इसलिए इनकी तुलना भारत से करता है। भारत का बोस्टन बोले या उत्तर भारत का बोस्टन बोले, तई सारी बातों में यही उत्तर बताने आपको। आगे देखिए प्रश्न संख्या दूसरे में क्या दिए गए? प्रश्न संख्या दूसरा सभी विद्यार्थी देखेंगे। प्रश्न कहता है कि भारत का पहला लौह इस्पात कारखाना यह असफल रहा। क्या रहा भैया? असफल। जो 1874 में से स्थापित किया गया था। लेकिन भारत का पहला सफल पूछ ले, भारत का पहला कैसा सफल? लौह इस्पात कारखाना। भारत का पहला सफल लौह इस्पात कारखाना
तो ये याद रखना, इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1907 में, इसको बोलते थे टिस्को, टिस्को। और ये पड़ता है आपके जमशेदपुर यानी कि झारखंड के अंदर। टिस्को, टाटा स्टील आयरन कॉरपोरेशन, इस प्रकार नाम है इसका। भारत का पहला इस्पात कारखाने की स्थापना कुल्टी पश्चिम बंगाल में की गई, जो पूर्णतः क्या था, असफल रहा। ये सफल नहीं हो पाया, जो वर्तमान में बंद पड़ा है। लेकिन भारत का जो सफल कारखाना बना लो इस्पात कारखाना, वो याद रखना टिस्को। और ये टिस्को कहाँ पड़ता है, जमशेदपुर में। और जमशेदपुर कौन से राज्य में पड़ता है, याद रखना जमशेदपुर किस नदी के किनारे, तो आपका जवाब बनेगा स्वर्ण रेखा। तो जमशेदपुर किस नदी के किनारे, स्वर्ण रेखा। भारत का पहला सफल कारखाना टिस्को बताना है, जबकि भारत का पहला लो इस्पात कारखाना पूछे तो कुल्टी बताना है, चाहे वो आपके असफल रहा था। तो ये टिस्को शब्द नहीं मिलेगा, जमशेदपुर मिलेगा सफल के अंदर। तो यहां पर हमने दो प्रश्नों को देख लिया, एक तो भारत का लो इस्पात कारखाना और दूसरा भारत का पहला सफल लो इस्पात कारखाना। तो सफल के बारे में यहां पे दे रखा है, आप इसको अच्छे से याद रखिए, पेपर में फंसेंगे। जितने भी विद्यार्थी एमआर और एसएसआर और प्लस में जीडी और आपके ट्रेडमैन, इन सभी की जो तैयारी कर रहे हैं, आगे देखिए। जमशेदपुर, बिल्कुल 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 प्रशांत, इसका काम करना, ये बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। आगे देखिए नेक्स्ट पर्सन, अगले पर्सन में क्या दिया गया, नेक्स्ट पर्सन। इधर कोई साथी नहीं है, इसकी इधर आजा। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में की गई। ऑप्शन में दिया गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना, आपको एक थोड़ा सा ध्यान देना है, जिसका नाम है दूसरी वर्षीय योजना। और दूसरी पंचवर्षीय योजना चली थी 1956 से लेकर 1961 तक। और इस दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय याद रखना, एक तो भिलाई इस्पात कारखाना, एक आपके दुर्गापुर इस्पात कारखाना, और एक आपके राउरकेला इस्पात कारखाना, ये तीनों स्थापित किए गए। स्थापित बोलो या स्थापना की गई। लेकिन जो बोकारो स्टील प्लांट है ना, इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। 1964, जो कहां पर लगा है, झारखंड में। और इस झारखंड में स्टील प्लांट की मदद किसने की, तो याद रखना, इसकी मदद की थी आपके रूस के द्वारा। तो इसका मतलब स्टील बोकारो प्लांट, क्योंकि इसके बाद कौन सी योजना आएगी, ये दूसरी है। तो 61 से 66 तक कौन सी, तो दिए गए सवाल में यहां पे सही उत्तर क्या पकड़ोगे, उत्तर संख्या सी। लेकिन अगर पूछ ले भारत में भिलाई इस्पात कारखाना कौन सी पंचवर्षीय योजना, तो दूसरी, जो कहां पड़ता है, आज वर्तमान में ये है छत्तीसगढ़ में। कहां ये, छत्तीसगढ़ में। और इसकी मदद की थी भैया किसने, पूर्व सोवियत संघ, जिसे आज रूस बोलते हैं। और दुर्गापुर की जो स्थापना की गई, वो याद रखना आपके वेस्ट बंगाल में। और इसकी जो मदद की है, वो आपको ध्यान देना है, ब्रिटेन। और उसके बाद में राउरकेला, ये पड़ता है आपके उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में। तो आपसे सवाल क्या पूछेगा कि राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से भारत में ये प्लांट लगाएगा। अब देखो, कोई दूसरी कंट्री पैसा देती है, अपनी टेक्नोलॉजी दिखाती है, तब ये
विकसित होते हैं। जैसे दुनिया में सबसे बड़ा जो सौर पैनल टेक्नोलॉजी है वो इंग्लैंड के पास है। सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा इंग्लैंड बनाता है। भारत सबसे ज़्यादा विद्युत बनाता है कोयले से। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में? हाँ भाई रजनीश, तीसरी के अंदर। भारत का लो इस्पात कारखाना कुल्टी, तो एक्स्ट्रा बात नहीं लिखता, होशियार हो गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना कहाँ लिखा है तूने? ये बोकारो और खड़ा है। तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये निचली बातें लिखी हैं। अगर पूछ लेगा ये राउल केला, भिलाई, ये तीनों दूसरी पंचवर्षीय योजना में लगे प्लांट थे। ये नीचे वाले और एक ऊपर वाले में अपवाद इसीलिए, ये तीनों तो लगे तो दूसरी में और ये लगा तीसरी में। और भारत में दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य था, इसका जो मुख्य लक्ष्य था, लक्ष्य वो था भारत में उद्योगों को क्या करना? स्थापित करना, बड़े बड़े उद्योग लगाना, इंडस्ट्री एरिया को मतलब जन्म देना। इससे पहले पंचवर्षीय योजना कब थी? 51 से लेकर आपके 56 तक, जिसका उद्देश्य था भारत में अत्यधिक क्या की जाए? खेती की जाए। तो प्रश्न क्या बन सकता है? भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा भारत सरकार ने कि आने वाले 5 साल में कृषि को अत्यधिक बढ़ावा दिया जाएगा दोस्तों। उसके बाद में दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या रखा कि आने वाले 5 साल के अंदर हम भारत में बड़े बड़े कारखाने, उद्योग को स्थापित करेंगे। तो दिए गई स्लाइड में यहां पर आपको सही पकड़ना है। मोटियन छोड़, उड़ा जा बेटा, उड़ा जा। बोकारो स्टील प्लांट कौन सी पंचवर्षीय में लगाया गया भाई साहब? बोकारो कौन सी में लगा? तो बोल दिया कर यार। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम बता दे, मान जाऊंगा। लिख रहा क्यों दादा? ये रो 64 थोड़ी है, ये रहा देख। अरे 1961 से लेकर ये तो इसके अंदर स्थापित हुआ ये साल तो, लेकिन पंचवर्षीय योजना कितने साल चलती है? 5। तो 61 के बाद अगला कितना चलेगा? 66 तक। ध्यान नहीं है, ध्यान जा रहा है जोधपुर। जोधपुर में कोई बैठी है क्या? मिस कॉल दे रही है क्या? आजा मिलने को। क्या पढ़ रहा है? तेरे से अच्छा तो रोहित है, रोहित बता देगा कि भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। हाँ रोहित, राजस्थान। सिक्किम क्या छोटो है बड्डो? समान तो राज्य हो, तू राजा। अगले प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 4 नंबर। चौथे नंबर प्रश्न को सभी विद्यार्थी संभालेंगे। देखिए 1931 में बनी प्रथम भारतीय बोलती फिल्म का नाम क्या है? भारत में बनाई गई पहली बोलती फिल्म, याद रखना सन 1994 में किशन कन्हैया नामक एक फिल्म बनी थी, जिसे हम बोलते हैं भारत की पहली रंगीन फिल्म। तो भारत की पहली रंगीन फिल्म का नाम क्या है? कृष्ण कन्हैया। और भारत की पहली, अगर प्रश्न आ जाए, भारत की प्रथम मूक फिल्म जिसे हम बोलते हैं ना बोलने वाली, खड़े हो जा, ना बोलने वाली ना बोलने वाली, याद रखना। राजा हरीश चंद्र, राजा हरीश चंद्र, जो कब आई थी? 1913 में। जिसका निर्माता कौन था? तो याद रखना दादा साहेब फाल्के। लेकिन जो भारत की पहली बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा। एक
दुरानी नाम करके इसका निर्माता था, अय्यद दुरानी इस प्रकार नाम है उसका। तो लिखे इसको, पर्सन को लिख ले। भारत की पहली बोलती, भारत की पहली नए बोलने वाली, भारत की पहली रंगीन, तीनों फिल्म के नाम याद रखिए। तोड़ेगा तो यार दादा इधर बैठ जा यार, इसके ऊपर बैठ जा। आज मैं देता हूं तेरे को, देख वो लड़का बैठा, उधर बैठ जा। तेरे को कोई कुछ नहीं कहेगा, तू इधर बैठ। तेरे को कोई बोल दे मेरे को बता दियो। तेरे को यार दोनों टाइवर पावर वाला दूध पीता है, तो सुबह गाय का या रात को भैंस का। तेरे को कोई पंगा नहीं ले सकता तेरे से। तू खलनायक बोए, खलनायक। आगे चलो। भारत की पहली, एक तो ये सवाल, दूसरा ये सवाल, और तीसरा ये वाला सवाल। पहली रंगीन फिल्म, पहली बोलती फिल्म, और पहली नए बोलने वाली, तीनों के वर्ष याद रखना। ये 1913, ये 1931, ये 1994। आजा आजा, छतरी के नीचे तो आ जाएगी वो। एक बार पढ़ाई पे ध्यान दे ले, छतरी की टेंशन लगी है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 5 नंबर। नेपा नगर एक क्षेत्र है दोस्तों। नेपा नगर दिए गए सवाल में नेपा नगर किसके लिए जाना जाता है? और यह क्षेत्र पड़ता है मध्य प्रदेश में। जैसे एक मध्य प्रदेश का क्षेत्र है पन्ना, ये भी एमपी में, और ये हीरे के लिए बहुत फेमस है। हीरे की सबसे बड़ी खान है पन्ना। नेपा नगर मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बारे में कई बातें याद रखना। मध्य प्रदेश को क्या बोलते हैं? पहली लाइन, सर मध्य प्रदेश को बोला जाता है सोया प्रदेश। क्या बोलते हैं? सोया प्रदेश। इसी मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर प्रदेश। और इसी मध्य प्रदेश को बोलते हैं भारत का हृदय। और मध्य प्रदेश याद रखना सर्वाधिक वनों वाला राज्य। और प्लस में याद रखना सर्वाधिक, यहाँ पे क्या होती है? दालें पैदा उत्पादन करने वाला उत्पादन। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम कोई पूछेगा, राजधानी, तो याद रखना बिल्कुल भोपाल। इसकी राजधानी है जो बेतवा नदी के किनारे पड़ती है। और इसी मध्य प्रदेश का एक क्षेत्र है जिसे बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। और उस उद्यान का नाम है दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क, जो यहाँ पर बारहसिंगा नामक एक हिरण, एक प्रजाति पाई जाती है। लिखिए भाई सभी विद्यार्थी, नेपा नगर मध्य प्रदेश का, यहाँ पर न्यूज़पेपर का पेपर तैयार होता है, अखबारी कागज। नेपा नगर अखबारी कागज के लिए जाना जाता है। अखबारी कागज के लिए नेपा नगर। दिए गए सवाल का मध्य प्रदेश का उत्तर संख्या ए ऑप्शन सही रहेगा। अगर मध्य प्रदेश से और बातें पूछे तो ये सारी बातें बताना कि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश क्यों बोलते? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है? सोयाबीन फसल होती है। और इस सोयाबीन में 42 से 43% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो कई बार प्रश्न आता है वह कौन सी फसल है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है? और सोयाबीन याद रखना, दुनिया का 70% सोयाबीन संयुक्त राज्य अमेरिका। दुनिया में सबसे ज़्यादा सोयाबीन पैदा करने वाला कंट्री कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए, अमेरिका। और अमेरिका का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। इससे पहले कौन था? जॉन बाइडेन। और जॉन बाइडेन से कौन था? डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि फिर आपके बराक ओबामा। और याद रखना, अगर कोई व्यक्ति अमेरिका के अंदर, अगर कोई व्यक्ति यूएसए का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति बनता है, तो उसके पद
पद का कार्यकाल याद रखना, वहां के पद का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का, जबकि भारत में राष्ट्रपति का पद इसी देश से लिया है, लेकिन भारत ने इसका कार्यकाल 4 वर्ष नहीं लिया। कितना वर्ष लिया है? 5 वर्ष लिया है। दिए गए सवाल में नेपानगर अखबार के कागज यहां पर छपते हैं या बनते हैं? अगला प्रश्न देखेंगे सभी विद्यार्थी क्या दिए गए। बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न संख्या यहां पर 6 नंबर। भारत के प्रथम समाचार का नाम है द बंगाल गजट, जिसे 1780 में प्रकाशित किया गया। द बंगाल गजट 1780। बंगाल गजट नामक समाचार पत्र, ये याद रखना, भारत का पहला अंग्रेजी या भारत का पहला एक समाचार पत्र था, जिसे बंगाल गजट या इसे कई किताबें द बंगाल, कोई एक विशेष आर्टिकल को दर्शाने के लिए दा का प्रयोग करते हैं, किसी स्थान वगैरह, ये आपको पता होगा, नहीं पता तो अपने कोई लेना देना नहीं। द बंगाल गजट नामक न्यूज़पेपर चलाने वाले आपके व्यक्ति का नाम है JK इक्की। और याद रखना, भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भी किसने की? तो याद रखना, जेम्स JK हिक्की के द्वारा। भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस भी कौन लेके आया? JK हिक्की, ये भी याद रखना। भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस कौन लेके आया? JK हिक्की। और तू नहा लिया कर यार, एक तो सूख लो ना बैठे टावरा के बीच में। ओए, ये तुम्हारे बेड पे आए ना कोई, लात मार के निकाल देना, क्योंकि इसके वो है गर्मियों में वो क्या होती है, खुजली। और इसके देखो, मैं अभी बता रहा हूं, पहले चेचड़ा को लग रहे हैं, सोंगरी लाग रही है, साग के वो लेकर पसोग लाग रहे शोर सी चेचड़ा, तो वो चिचड़ पूरा बन जाए। हाँ, रियलिटी बता रहा हूं, इस बच्चे से दूर रहना। इन्होंने कईयों को यहाँ पे खुजली का प्रतीक है। ये कार्तिक बड़े मुश्किल से बचा। कार्तिक ने सुबह शाम नीम के पत्तों से उबाल के पानी गर्म करके नहाया। सही बताऊं, ऐसा किया है? नहा के कौन है? एक तो सूख लो, सो सभी बच्चे नहा के आए हैं यहाँ पे। जी तू खलना है क्या? इधर आ जा। प्रश्न संख्या 7। अगला देखिए, 7 नंबर। सूती वस्त्रों की राजधानी किस राज्य को या किस क्षेत्र को बताया गया? सूती वस्त्रों की राजधानी किसे बताया गया? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। बिल्कुल राइट उत्तर। सूती वस्त्रों की राजधानी आपके मुंबई शहर को। मुंबई शहर पे 4-5 बातें याद रखना। एक तो इसे बोलते हैं भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत का प्रवेश द्वार कौन सा है? अब मुंबई है। और एक अब भारत की आर्थिक बोलो, भारत की आर्थिक बोलो, या इसे बोल सकते हैं भारत की वित्तीय राजधानी, भारत की वित्तीय राजधानी। और दूसरी बात, यहां पर सर्वाधिक याद रखना, काजू चीनी, सर्वाधिक काजू चीनी, याद रखना, अंगूर, संतरे, प्याज, ये सभी का उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो याद रखना, आपके महाराष्ट्र। वित्तीय राजधानी, राजधानी, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। आर्थिक का मतलब फाइनेंशियल, क्योंकि यहां पैसा बहुत है इस क्षेत्र में। और इसे भारत का इसे हॉलीवुड बोलते हैं। वैसे बॉलीवुड तो है, इसकी तुलना हॉलीवुड से कर दिया। भारत का हॉलीवुड मुंबई शहर को बोला है। मुंबई याद रखना, साल सेट द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई किसी नदी के किनारे नहीं है, साल सेट द्वीप के ऊपर स्थित है मुंबई। इसी मुंबई को बोलते हैं सात टापुओं का नगर। 7 टापुओं का नगर कौन है भैया? मुंबई।
और इसी मुंबई में याद रखना क्रिकेट का एक स्टेडियम है जिसका नाम है वानखेड़े। वानखेड़े क्रिकेट क्रिकेट स्टेडियम। स्टेडियम और क्यों फेमस है? क्योंकि धोनी ने 2011 में 6 लगाकर आईसीसी वर्ल्ड कप भारत को दिलवाया। वानखेड़े क्रिकेट का स्टेडियम है। छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी कहां पड़ता है? मुंबई में। और इसी मुंबई के अंदर शिरडी साईं जो एक मंदिर है वो भी स्थित है। और इसी मुंबई के अंदर सिखों के 10वें गुरु का नाम है भैया क्या? गुरु गोविंद सिंह। उनकी मृत्यु भी वहां पर इसकी दरगाह वो आपके गुरुद्वारा बना हुआ है जिसका नाम है नांदेड़ गुरुद्वारा। किस सिख धर्म के गुरु का है? तो याद रखना 10वें गुरु का। नांदेड़ गुरुद्वारा कहां पड़ता है? मुंबई। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके 8 नंबर। 8 नंबर सवाल ये कह रहा है सर एक नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 1 है, फिर कह रहा है सर नेशनल हाईवे ये 2 बता रहा है। अगर नेशनल हाईवे 1 चलेगा तो कहां से चलेगा? अमृतसर से। ये अमृतसर से चल के कहां तक आ गया? दिल्ली तक। और दिल्ली से चल के ये कहां तक आ गया? आपके कोलकाता। तो नेशनल हाईवे 1 अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से आपके कोलकाता। इसी सड़क को प्राचीन समय में नाम क्या दिया गया? ग्रैंड ट्रक रोड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो आप जीटी रोड। जीटी और रोड ऐसे लिखते क्या? ROD रोड। जीटी रोड का निर्माता पूछ लेगा, निर्माता। तो याद रखना शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी कौन था? सूरवंश या एक समय में हुमायूं को हराकर मुगल साम्राज्य का अंत करने वाला शासक शेरशाह सूरी। इसी शेरशाह सूरी ने भारत में रूपा नामक मुद्रा चलाई थी। तो भारत में सबसे पहले रूपा नामक मुद्रा चलाने वाला व्यक्ति कौन है? शेरशाह सूरी। जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड नेशनल हाईवे 1 को बोलते हैं और नेशनल हाईवे 2 को बोलते हैं। एक छोटा सा प्रश्न, भारत का सर्वाधिक लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? सर NH 44 है, जो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी के बीच में काफी नेशनल हाईवे को जोड़कर एक संयुक्त नाम दिया गया। जैसे नेशनल हाईवे आपके 200 फीट से निकलता है जिसका नाम है 48, ये पहले आपके नेशनल हाईवे 8 था। इसी 8 को राजस्थान का सबसे बिजी नेशनल हाईवे, हाँ बेटा, भारतमाला वो देखनी पड़ेगी, कई रोडों का देखा तो है मैंने, उसकी लोकेशन करवा देंगे, वो पर्सन देख लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को सम्मिलित करने वाली सड़क का नाम क्या है? ग्रैंड ट्रक रोड। और ग्रैंड ट्रक रोड के निर्माता कौन है भैया? शेरशाह सूरी। और इसी शेरशाह सूरी ने भारत में कौन सी मुद्रा चलाई थी? रूपा का प्रचलन करने वाला शासक का नाम। तो याद रखना आपको, कौन भैया? शेरशाह सूरी ने सूरवंश की नींव रखी थी। और शेरशाह सूरी के बचपन का नाम था फरीद खां। बताते कि बचपन में ही अपने एक तलवार के वार से शेर की गर्दन को काट दिया, तब इसका नाम फरीद खां या शेरशाह पड़ गया। नाम क्या पड़ गया? शेरशाह। फरीद खां से नाम क्या पड़ गया? शेरशाह, शेर को मारने वाला। शाह का मतलब बहादुर व्यक्ति, सूरवंश था इसका। और इस शेरशाह सूरी का मकबरा पूछ सकता है, इस शेरशाह सूरी का मकबरा कहां पर है? ये इंपॉर्टेंट लाइन है। मकबरा बिहार की एक जगह है जिसका नाम है सासाराम। तो शेरशाह सूरी का मकबरा किस जगह पड़ता है? सासाराम, बिहार का राजधानी का नाम क्या है? पटना, जो किसी समय एक पाटलिपुत्र थी, जिसे पटना नाम किसने दिया? तो भारत में पाटलिपुत्र का नाम पटना देने वाले शासक का नाम भी क्या है? तो प्रश्न क्या बनेगा?
पटना शहर की स्थापना, शहर की स्थापना तो याद रखना आपके कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने कौन से मुगल शासक को हराकर इस सूर्यवंश की नींव रखी? तो कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में उत्तर प्रदेश में। एक साइड मुगल शासक था हुमायूं और दूसरी साइड था सूर्यवंश का व्यक्ति शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने उसको हरा दिया और 1540 से लेकर 1545 तक इसने राज किया। बागी इसके जो भी सेनापति व्यक्ति है, ऐसे करते करते 1555 तक सूर्यवंश चलता है। फिर बाद में सरहिंद के युद्ध में, मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं वापस गद्दी पे आता है और 1 साल रहता है। फिर 1556 में कौन आता है? अकबर। इस प्रकार करते करते मुगल साम्राज्य 1707 तक चला। बाद में कभी मराठे आ गए, कभी अंग्रेज आ गए, कभी डच आ गए, कभी फ्रांसीसी आ गए। ऐसे करते करते मुगल साम्राज्य का एक व्यक्ति 1857 की क्रांति में भारत में लड़ता है और उसको पकड़ के रंगून ले जाते हैं। इस प्रकार 1857 तक आपके क्या चलता है? मुगल साम्राज्य। छोड़ो इसको, आगे देखिए। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 नंबर। ये प्रश्न किसी का गलत नहीं होना चाहिए। भारत की पहली ऐसी कौन सी अभिनेत्री बनी, ऐसी कौन सी हीरोइन, ऐसी कौन सी एक्ट्रेस, एक्टरनी बनी जिसे राज्यसभा का सदस्य चुना गया? ऑप्शन में मधुबाला, नरगिस दत्त, याद रखना संजय दत्त की मम्मी। लेकिन ये नरगिस दत्त सुनील दत्त की क्या है भैया? ये वाइफ। जीतू बेटा एक बात बता, तो क्या होगा रे? मैं तो यही लगाऊंगा, वाईफाई लगाऊंगा पूरा जेब। बट कमियां देखने को नहीं याद करूँ। जीतू बेटा यो सुनील दत्त है, सुनील दत्त की लुगाई को नाम है नरगिस दत्त। इस नरगिस दत्त और इसका क्या संबंध है? संजय दत्त का क्या है? संजय दत्त यंगी माँ है या यंगी माँ है? संजय दत्त की माँ कौन है? नरगिस दत्त। और संजय दत्त का पिता कौन है? सुनील दत्त। ये देखे कभी? नायक नहीं खलनायक हूं मैं, वो डायलॉग सुने होगो, मुन्ना भाई MBBS। तो राज्यसभा की चुने जाने वाली पहली महिला अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। ये आपको ध्यान देना है। उत्तर संख्या यहां पर लिख दो आप, सी ऑप्शन। देख ले यार, चला ले, कर ले दिवा। तो बेटा एक बात बता, आगे चलू क्या? आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 नंबर भाई। ऑस्कर अवार्ड, याद रखना, सिनेमा या चलचित्र या इसे बोलते फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार 1929 में स्थापना। सर्वोच्च का मतलब बड़ा होता है, बड़े का बड़ा। एक और बात, भारत में 1969 दादा साहेब फाल्के। अगर प्रश्न आ जाए भारत का सबसे बड़ा फिल्म जगत का पुरस्कार, लिख ले भी कैसे यार, बीच में थे उरे ढक्कन खोल दियो, लिख ले। भारत का सबसे बड़ा फिल्म जगत का
ना तू तो भीतर रख मरे के। जय हो, ये कह रहे जय हो जोनी सर। ये ऐसे खटमल बेटे हैं। नाइनटीन 29 में स्थापना, याद रखना इसकी। किसकी भैया? ऑस्कर पुरस्कार। उत्तर संख्या आपके सी। एक छोटा सा लाइन याद रखना, ग्रेमी। ग्रेमी 1959 में इसकी स्थापना होती है और ये संगीत का सबसे बड़ा, संगीत का सर्वोच्च। तो दुनिया में सबसे बड़ा संगीत क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार नाम क्या है? ग्रेमी। उसी प्रकार भारत में संगीत का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश सरकार देती है, जिसे बोलते हैं तानसेन। क्या बोलते हैं भैया? तानसेन पुरस्कार। नहीं तू दबा, ये हिला देगा ट्रैक्टर, ये तार हिल जाएगा। दिक्कत ये है, ये तार नहीं लाना, ये मैं चला जाऊंगा। ले वो दे, दादा मानेगा नहीं। सोच सोच, ये दे दे, बीच में उठे दूध की बोतल देकर कब दिन मुंह में दे दिया करेंगे। क्या तू पानी को नहीं, पानी ने बंदोड़ा खा गया है क्या? मास्टर चिल्लान लाग रहे हो, मास्टर की आवाज कौन रुकी? तू ही पियो है, बेरो हम सब। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 11 नंबर। नेक्स्ट देखिए 11 नंबर। पहला रेल अधिनियम कब बना था? एक पहला प्रश्न आता है, रेलवे बोर्ड की स्थापना। बोर्ड की स्थापना। एक प्रश्न आएगा, रेलवे तंत्र की शुरुआत। और एक प्रश्न बनेगा, रेल की स्थापना। रेलवे की स्थापना भारत में। ये अलग अलग बातें। अगर रेलवे पूछे तो 1853, परितंत्र पूछे तो 1850 से शुरू हो गया था रेल का काम बिछाना, लाइन वगैरह। और रेलवे बोर्ड बना था 1905 में। और पहला रेलवे जो एक्ट बनाया गया वो कब बनाया गया? 1890 में। भारत में रेल सबसे पहले कहां चली थी? बंबई से ठाणे के मध्य। तो एक लाइन ये बनेगी आपसे, पहली लाइन सुनना। भारत की प्रथम रेल चालन। तो भारत की प्रथम रेल लिख लो ऐसे। तो भारत की प्रथम रेल की शुरुआत। तो शुरुआत याद रखना, 16 अप्रैल 1853। जो बंबई ना लिख, हाँ बंबई लिख दो। बंबई से लेकर थाने तक लगभग 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक लाइन और बनेगी। लाइन क्या बनेगी? प्रथम भारत में विद्युत रेल। तो भारत की प्रथम विद्युत रेल 3 फरवरी 1925 को। और ये कहां चली थी? आपके मुंबई में। और एक प्रश्न बनेगा, भारत की पहली, यानी कि प्रथम भारत में मेट्रो। तो भारत की पहली मेट्रो की अगर बात पूछे तो 1984 24 अक्टूबर। और ये चलती है कोलकाता। अनेकों प्रश्न है, लेकिन यहां पर इतनी बातें ध्यान देनी है। भारत की पहली मेट्रो चलाने वाला शहर, जो वर्तमान में 15 सिटी में मेट्रो जोड़ती है, अलग अलग राज्यों की राजधानियों में। सबसे पहले मेट्रो दौड़ी थी कलकत्ता के अंदर 1984 में 24 अक्टूबर को। बंबई में सबसे पहले विद्युत रेलगाड़ी
और भारत की रेलगाड़ी चलाई गई थी। रेलवे अधिनियम बना 1890 में, रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। रेलवे परितंत्र का मतलब रेल का जाल या रेल का संसाधन भारत में शुरू किया गया ब्रिटिशों के द्वारा, इंग्लैंडों के द्वारा 1850 में, और रेल की स्थापना या रेल चलाई गई 1853। वो 1905 ही बेटा, और तू किम समझा तो समझ ले, ना पूछे करना। राह देखेंगे तेरी चाहे जमाने लग जाए, या तू आ जाए करीब या हम ठिकाने लग जाए। ठिकाने लगी हो बेटा, ये नहीं पढ़ाई पे ध्यान दे लो। ये कोई बच्चा है, कीमत HD स्टूडियो जयपुर, स्टूडियो को काम कर रहा है, देख देख के शादियों में पागल हो रखा है। मैडम जी थोड़ा सा पोज बनाइए ना, मैडम जी ऐसे करिए ना, मैडम जी ऐसे करिए ना, मैडम जी स्माइल। हाँ, मिस्टर जोनी आ गया क्या अब? ये कुछ भी कर सकता है मिस्टर जोनी। बहुत बड़ा कलाकार है ये, बहुत आगे तक जाएगा, ऊंची ऊंची बुलंदियों को छुएगा ये। पूरा अच्छा ही बटा, देख कितना खुश हो रहे। जीतून दिखा के जे और पी, जे से जीतू और पी से प्रियंका। देखो क्या क्या नाम लिखता हाथ पे। राम बचाओ भाई, तो शर्म को नहीं नाम लेता। टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजिया अच्छी वायरल हुई है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 12 नंबर, प्रश्न संख्या 12 सुनिए। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली, मैं तो कहता हूं भारत पाकिस्तान से पूरी जिंदगी भर का साथ छोड़ दे, बढ़िया आ जाए, मजा आ जाए, और बस कुछ ना करे, बस एक काम करे कि ये पाकिस्तान के जो बिजली सप्लाई करने वाले, बिजली जो बिजली घर जहां पे बिजली बनती है, तो भारत यहां पर ले जाकर अपनी मिसाइल को यहां छोड़ दे, पाकिस्तान के बिजली घर पे। सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, लोकेशन कैसे ट्रेस करेंगे, उड़ा दो सिस्टम को। भारत करेगा ऐसे, पाकिस्तान ऐसे घुटने टेक के और मीडिया के सामने आके भारत से माफी मांगेगा। जो पलगांव के अंदर कितने 26 उनके परिवार से सबसे माफी मांगेगा, पता नहीं क्या क्या सजा मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय जो देशों का संगठन है वहां पे क्या क्या मीटिंग होगी। पाकिस्तान खत्म हो गया। अब एक बात बताओ, पाकिस्तान को और दूसरे पड़ोसी देश मदद क्यों नहीं करते? क्यों करेंगे भाई साहब? नहीं, कोई देश मदद नहीं करेगा। हाँ करेंगे, छोटी मोटी मिसाइल दे सकते हैं, न्यूक्लियर बम के लिए अथॉरिटी कोई नहीं देगा। अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बम चला देना तो एशिया जो पूरा महाद्वीप है ना, खत्म हो जाएगा। एशिया क्या पूरी पृथ्वी पे ये, पर ये काम नहीं होगा। ये एग्रीमेंट आप बना सकते हो लेकिन यूज नहीं कर सकते। और पाकिस्तान का पता नहीं भाई, रातों रात कर दे और पता नहीं उसको न्यूक्लियर बम चलाना ना है और नीचे ही फुस्सी हो जाए। देखिए भारत में सबसे लंबी दूरी तय करती है विवेक एक्सप्रेस। ये चलती है डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पड़ता है जीतू बेटा? कन्याकुमारी तमिल है, अब भी लगा पड़ा है। और डिब्रूगढ़ कहां पड़ता है? असम। हाँ चैट कर रहे हैं। आग लगने की आग लो, एक ही शब्द जाना है। इनू आवर रिप्लाई ओनली फ्रेंड, पर यो कहना ना आई लव यू। वो बोलती है भैया, वो बोलती है भाई आपके क्या प्रॉब्लम है, भाई क्या है। फिर ये नीचे लिखता है आई मिस यू। फिर वो बोलती है अरे अरे मान जाओ, मान जाओ। फिर ये लिखता है आई रियली मिस यू।
मिस यू। ये आते चढ़ गए सूबेदार जी के चैट खाना, तेरे को पता नहीं है, ओड़े हो गए। ये भी पकड़े जागो, ये उरे नाम लिखा नहीं, यो उरे जे और पी, पी को कोई मतलब ही को नहीं। मतलब तो है। ये देखो क्या ट्रेंड चला है, ऑनलाइन वाले बच्चे, हमारा एक क्लास का बच्चा ये ऐसे मुट्ठी कर लेगा और यहां पर एक शब्द लिखेगा जे और पी। ये क्या साबित करना चाहता है? चाट गयो बेटा, चाटने में तो एक नंबर को बढ़िया। इधर आ जब, हाँ उरा आ जा चटारों का बच्चा। देखिए प्रश्न संख्या 13, दिल्ली के अंदर, याद रखना ये भारत की दूसरी मेट्रो जगह। तो भारत में दूसरी बार मेट्रो किस जगह चली थी? दिल्ली में। और दिल्ली की जो मेट्रो चली थी वो याद रखना आपको सन 2002 में, सन 2002 के अंदर। और एक छोटी सी बात याद रखना, 86वां संविधान संशोधन 2002 में भारत के नागरिकों के लिए, नागरिकों को 11वां मूल कर्तव्य मिला, या भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो 2002 की बात एक नई क्या है, हमारे संविधान में एक नया मूल कर्तव्य जोड़ दिया। कब जोड़ा? 86वां संविधान संशोधन 2000। और 2002 में क्या हुआ था? दिल्ली के अंदर एक मेट्रो को चलाया गया। इससे पहले मेट्रो किस जगह दौड़ती थी? कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी, हुगली नदी के किनारे। नितिन मिश्रा तू पढ़ाई पे ध्यान दे, ये जोनी वोनी कोई नहीं है, ये जोनी के मामा के लड़के हैं ये सारे। इधर आ जब, अगला प्रश्न देख, नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपके 14 नंबर। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत इसके लॉर्ड मेयो के शासनकाल में की गई। और ये शासनकाल में की गई तो किस वर्ष में भारत की जनगणना चली? एक छोटा सा प्रश्न, इसका प्रश्न बनेगा भारत की प्रथम जनगणना, बस ये लाइन बनती है 1800। और एक प्रश्न बनता है भारत की प्रथम दशकीय बोलो या बोलो नियमित जनगणना 1881। और ये चलाई थी किसने भैया? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो दिए गए सवाल में सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन संख्या 1872 को पकड़ लो, बी उत्तर भाई साहब। इतना तेल चौपड़ गया बेटा, एक मौका पापड़ सेक ले तेरे सिर पर। ना पानी दो छोरे ने। मैं बहुत ध्यान रखू, रोहित की बहुत ध्यान रखू विशेष। अरे लेट कोई नहीं है, सही है क्लास। ना तू सो, अब भी बुला सकता हूं। 14 प्रश्न लिखा दे, दिखा कापी खड़े बोलोगे। सूबेदार जी, ओ सूबेदार जी तड़ा भेजियो एक बार, काम है। ऑपरेशन ने नाम देना है, ऑपरेशन सिंदूर चलाना हो रही। देखिए प्रश्न संख्या 15, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये कल पढ़ा था। भारत के कितने राज्यों से ये वाली रेखा है? 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, जिसका काम क्या है? भारत का क्या बताना? समय बताना। यानी कि भारत की ये क्या है? समय रेखा, जो ग्रीनविच विश्व की समय रेखा से कितने घंटे आगे? 5.5।
और इसके ऊपर कितने राज्य हैं? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उसके बाद में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। 82.5 डिग्री भारत की समय रेखा है और इस 82.5 डिग्री के किनारे एक शहर पड़ता है जिसका नाम क्या है? नैनीताल नहीं है, नैनी शहर है। मिर्जापुर तहसील, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न में इतनी बात याद रखनी है। सभी विद्यार्थी से हाथ जोड़ के विनती है, जो भी चैनल पे नए बने एक बार चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। सभी विद्यार्थी एक बार लाइक ठोक दो भाई साहब। यो देख, इतनी ब्राइटनेस कम कर दे, थोड़ी सी दयावान। चला लेते लब एंड्रॉइड में। पानी दे बेटा, 30 मर गए हो। एक बात है, सवेरे पहले जाए भैंस को और गाय को दूध पी लेने, शरीर 1 घंटे में पानी मांग जाए। क्यों मांग जाती है? दूध पीने के बाद प्यास लगती है क्या? एक बच्चा चाइनीज जुड़ा है, सुशीला नाम करके एक बच्चा जुड़ा है और चिंग चोंग पिंग पांग लिख रही है। इधर आ जाओ, तेरी चिंग चोंग पांग मैं ठीक कर दूंगा। 5 राज्य। अगर यहां पर एक शब्द मिलेगा करक या नाम मिलेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, तो इसके ऊपर राज्य कितने हैं? 8 राज्य। यह अलग चीज है जो भारत को 2 भागों में बांटती है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 नंबर। भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तट की, ये मुख्य भूमि किसकी बात कर रहा है? ये वाले एरिया की, इसकी बात कर रहा है। भारत की मुख्य भूमि लगी, एक तो पश्चिमी तट से लगती है, एक लगती है पूर्वी तट। इन दोनों को जोड़ेंगे तब जाके आपकी बाउंड्री बनेगी 6100 किलोमीटर। कितनी बनेगी? 6100 किलोमीटर सीमा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर और प्रश्न आ जाएगा भारत की कुल तटीय सीमा, जिसमें आपके द्वीप और मुख्य भूमि दोनों को जोड़ दिया, तब आपको 75 16.5 बतानी है। एक बार सभी विद्यार्थी से फिर से कहना चाहता हूं, जो भी चैनल पे नए बने एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। और दिए गए सेशन में यहां पर आपको सही उत्तर पकड़ना है, सी ऑप्शन को। एक छोटा सा प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि के तट सीमा पे लगे भारत के राज्य कितने हैं? कितने राज्य लगे हैं? जिसमें से सबसे लंबी जो सीमा बनाता है वो गुजरात की सीमा बनती है, और सबसे कम जो सीमा बनती है वो किसकी बनती है? गोवा की। तो भारत का कौन सा राज्य समुद्र के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? गुजरात। आगे देखिए, प्रश्न संख्या आपके सामने 17 नंबर। देखिए, जनगणना किस अनुसूची का विषय? क्योंकि जनगणना जो करवाता है ये केंद्र करवाती है, केंद्र सरकार है। और केंद्र सरकार जो भी काम करेगी वो कौन सी सूचियों पे काम करेगी? संघ सूची पे काम करेगी। और ये संघ सूची का जो जानकारी है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में मिलेगा? तो ये लिखा भी रखा आपको, जनगणना संघ सूची का 69वां विषय है। कौन भैया? जनगणना। तो जनगणना हमारी सूची का कौन सा विषय है? 69वां। हाँ भाई सोनू मोनू, ठीक है क्या? ये बता सोनू, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1872। तेरे से अच्छा तो जीतू है। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 18 नंबर प्रश्न।
ये कोई भी गलत नहीं करेगा। ब्रह्मांड, एक तो पूछता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। उत्पत्ति का या ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी बोलो या बोलो सिद्धांत। जॉन लेमिंटियर नामक एक विद्यार्थी ने बिग बैंग सिद्धांत की थ्योरी का प्रतिपादन किया। इसलिए ब्रह्मांड का जनक किसे मानते हैं? जॉन आपके लेमिंटियर, इस प्रकार नाम है जॉन लेमिंटियर। ब्रह्मांड के अध्ययन को बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड, जॉन लेमिंटियर नामक व्यक्ति है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था, बिग बैंग थ्योरी या सिद्धांत। जॉन लेमिंटियर, इस प्रकार नाम आएगा। बिग बैंग सिद्धांत देने वाला प्रतिपादन कौन था इसका? सर ये लाइव है या रिकॉर्डेड क्लास है? सुशीला चिंग चांग पिंग करने को छोड़ दे और ये क्लास लाइव चल रही है। पढ़ाई पे ध्यान देना तो ध्यान दे, नहीं तेरे कनपट्टी पे 8-10 मारूंगा, चक्री खिला दूंगा और ऐसी मिसाइल बनाऊंगा पाकिस्तान के लाहौर पे दाग दूंगा तेरे को, और 8-10 वहां से सीमा हैदर को पकड़ के भारत ले आइयो। अरे वो सीमा हैदर का क्या होगा? उसने भारत की नागरिकता ले ली। हाँ ठीक ठीक ठीक, क्योंकि भारत के बच्चे हो गए। अब बच्चों को नागरिकता मिलेगी तो बच्चे माँ को चाहेंगे, अब माँ को कैसे निकाल दे? ये ठीक है। हाँ, यहाँ की महिला, यहाँ का कोई पुरुष पाकिस्तान में गए ना, उसको वहां से क्या बोल दिया, आ जा। वहां की महिला यहाँ पे आई, उसको ये नहीं बोला तू वहां चली जा। आगे भारत में महिलाओं की कमी है, लिंगानुपात तो बचाओ, किधर की पकड़ लाओ, आ जाओ इधर। देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, भारत की विषुवतीय व्यास। देखो व्यास क्या होता है, व्यास का मतलब क्या होता है, आपको एक चीज बताता हूं। व्यास का मतलब, ये कोई चीज है, अगर इस चीज के इस साइड से पेन को डाला और इस साइड से निकाला, लेकिन पेन अंदर कितनी दूरी को ट्रेवल किया है, इस चीज को बोलते हैं व्यास। अगर ऐसे देखेंगे तो इसे बोलते हैं विषुवतीय व्यास। क्या बोलते हैं? विषुवतीय व्यास, या इसे बोलते हैं भूमध्य। और एक होता है आपके इस प्रकार वाला, इधर ऊपर से, जो ऊपर की साइड से डालते हैं, नीचे से निकाल लेते हैं, ये आपके पोल है, इसे बोलते हैं ध्रुवीय व्यास। और इस ध्रुवीय व्यास, सुनना मेरी बात, हमारी पृथ्वी ऊपर से और नीचे की ओर से ऐसे चपटी है, इसलिए ये वाली चीज तो कम है, लेकिन ये वाली पेट में क्या है, ज्यादा है। तो विषुवतीय व्यास की दूरी याद रखना 12,756 किलोमीटर, 56 किलोमीटर। जबकि ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर। हाँ 14 पॉइंट कुछ आता है, तो 14 ना मिले आपको तो 15 करना, पहले 14 मिलेगा। कौन मिला है? 14-15 दोनों मिला, 14 ही करना है। हाँ 14 है ने, तो पहले 12,714 ही करना है, क्योंकि भारत का ध्रुवीय और विषुवतीय व्यास में 42 किलोमीटर का अंतर है। कितने किलोमीटर का अंतर है? अरे मैं क्या कह रहा हूं, ये आपके 14 वाला इसका बता रहा हूं, ये वाला 56 तो मेरे को ही पता, ये रहा विषुवतीय व्यास, तो ये लिख रखा, मैं इसकी समझा रहा था। ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर मिलेगा? हाँ 42 ना हो पेपर में, तब आपको 43 करना पड़ता है। अब 43 भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 15 से और इसका 56 निकालो 41 मिलेगा। आप यहां पे पजल मत होइए, आप ये दोनों व्यास याद रखिए और 42 किलोमीटर याद रखिए। फ्यूचर सोल्जर हमारी क्लास में जुड़ा है, गुड मॉर्निंग सर, नमस्कार भाई, नमस्कार। हाँ
1 नंबर और 20 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। चंद्रमा का प्रकाश, मान लो ये आपके सन है, ये क्या आपके सूर्य है, और ये आपके क्या है चंद्रमा, क्या है भैया चंद्र, और ये एक आपके क्षेत्र है जिसका नाम है पृथ्वी। क्या नाम है पृथ्वी। अगर हमारे सूर्य ने प्रकाश दिया तो प्रकाश यहां से टकरा के रिफ्लेक्स हो जाएगा, नाम किसका चलेगा, नाम चलेगा चंद्रमा। चंद्रमा से चंद्रमा का प्रकाश ऐसे चलेगा, है वो क्या सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से होता हुआ पृथ्वी पर, चंद्रमा से होता हुआ, क्योंकि प्रकाश तो सूर्य दे रहा है, चंद्रमा प्रकाश देता ही नहीं है, ना ही पृथ्वी कभी प्रकाश देती है, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम गैस का क्षेत्र नहीं है। तो दिए गए सवाल में चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है, लेकिन डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने पर सूर्य का प्रकाश तो ये याद रखना आपके 8 मिनट, इसको कई किताबें 20 सेकंड ही करना आपको भी, या इसको बताओगे आप 8.3 बस, और ये दोनों आंकड़े ना हो तो इसका आंकड़ा बनता है 8.16.6 मिनट, सॉरी 8 मिनट 16.6 सेकंड है, ये जवाब मिलता है आपको। ज्यादातर जवाब तो मिलेगा 8 मिनट 20 सेकंड है, ना मिले तो ये जरूर मिलेगा, ये दोनों ना मिले तो ये वाला मिलेगा, एक पकड़ लो और ये एक वाला ये पकड़ लो बस। तो यार दिख रहा 8 मिनट में कितने होते हैं, 8 मिनट में 480 बता रहा है। देखो ये आपके 8 है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 0 को 0 यहां छोड़ देता हूं, 6 8 48, कितना 48, और ये कितना है 20, ये जोड़ दो तो कितना सेकंड हो गया, और 500 सेकंड का जीतू बेटा कितना मिनट होगा, लगभग कितना मिनट होगा जीतू बेटा, 500 सेकंड का मिनट, लगभग 8 मिनट होगा, ऊपर का सेकंड छोड़ दे। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। सभी विद्यार्थी से निवेदन है, पीडीएफ के लिए आपको 9518806943 पर संपर्क सूत्र बनाना है। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।